इमेजिन कीजिए आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आपका लिया हुआ एक ट्रेड जो अभी कुछ ही मिनट पहले तक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, वो अचानक से लाल रंग में चमकने लगा है। और आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। बिल्कुल, प्राइस आपके स्टॉप लॉस की तरफ एकदम तेजी से गिर रहा है। आपको अंदर से पता है, मतलब आपका सारा लॉजिक चीख चीख कर कह रहा है कि भाई एग्जिट बटन दबा दो, बाहर निकलो। लेकिन आपकी उंगलियां जैसे कीबोर्ड पे ही जम जाती हैं। हाँ, आप बस स्क्रीन को घोर रहे होते हैं और दिमाग में बस एक अजीब सी प्रार्थना चल रही होती है कि बस एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। जो कि कभी आता नहीं है। वही तो। और तभी मार्केट एक और बड़ा गोता लगाता है और आपका वो जो छोटा सा नुकसान था वो एक भयानक रूप ले लेता है। और मजे की बात यह है कि ये जो अभी हुआ, ये किसी खराब स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं था। बात करने वाले बिल्कुल, और ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। अक्सर लोग ट्रेडिंग को ना एक मैथ प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, एक ऐसा गणित जहां लगता है कि अगर सही इंडिकेटर मिल गया या कोई जादुई मूविंग एवरेज मिल गया तो बस पैसा छापने की मशीन हाथ लग गई, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। तो आज हम मार्क डगलस की जो क्लासिक किताब है द डिसिप्लिन ट्रेडर, उसके नजरिए से इस कड़वे सच का विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग गणित का खेल कम और पूरी तरह से माइंड गेम ज्यादा कैसे है। क्योंकि देखा जाए तो रणनीतियों की कमी से कोई मार्केट से बाहर नहीं होता। हाँ, लोग बहाल होते हैं खुद से हार कर। एकदम सही बात है। और ये बात डगलस ने अपनी किताब में बहुत ही बेबाकी से साबित की है। अगर आप ट्रेडिंग के पूरे इकोसिस्टम को करीब से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि सफलता का असली रहस्य मार्केट की हर चाल को पहले से भांप लेना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सफलता का रहस्य खुद के दिमाग की वायरिंग को समझना और उसे फिर से प्रोग्राम करना है। मतलब ये सिर्फ चार्ट्स या कैंडलस्टिक्स का गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आपके अपने विचारों, आपके गहरे डरों और आपके ईगो का अखाड़ा है। जो लोग मार्केट में लगातार पैसा बना रहे हैं ना, उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता। तो फिर उनके पास क्या होता है? उनके पास जो है वो है अपने इमोशंस को एक न्यूट्रल स्टेट में रखने की क्षमता। न्यूट्रल स्टेट? ये न्यूट्रल स्टेट वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर हम एक नए ट्रेडर के सफर को देखें तो न्यूट्रल तो वो किसी भी एंगल से नहीं होता है। हाँ, वो तो एकदम भावनाओं के रोलर कोस्टर पर होता है। सच में, जब कोई पहली बार डीमैट अकाउंट खोलता है तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल का एड्रेनालिन रश होता है। एक ऐसा एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि बस अब तो मुझे वॉरेन बफे बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर शुरू के एकाध ट्रेड में तुक्के से प्रॉफिट हो जाए तब तो पूछिए ही मत। हाँ, तब तो ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि उसने मार्केट को हैक कर लिया है। शुरुआत में जो ये ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि नया ट्रेडर मार्केट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखता है। मतलब कैसे? थोड़ा ऐसे समझाइए। देखो, आम जिंदगी में अगर आप किसी काम में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है ना? अगर आप स्मार्ट हैं तो आप जीतते हैं। हाँ, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो नया ट्रेडर सोचता है कि अगर उसने 3 किताबें पढ़ ली और चार्ट्स पर कुछ लाइनें खींच ली तो मार्केट को उसे पैसे देने ही चाहिए। वो मार्केट से उम्मीदें बांध लेता है, जो कि मार्केट पूरी नहीं करता। क्योंकि मार्केट हमारी आम दुनिया के नियमों पर काम नहीं करता। मार्केट को आपकी मेहनत, आपकी डिग्री या आपकी उम्मीदों से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। और यहीं पर वो रियलिटी चेक मिलता है ना? जब मार्केट धीरे धीरे अपनी असलियत दिखाता है, और बहुत बुरी तरह दिखाता है। वो शुरुआती उम्मीदें और कॉन्फिडेंस अचानक से फ्रस्ट्रेशन, उलझन और सेल्फ डाउट में बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्केट जानबूझकर उस ट्रेडर को टारगेट कर रहा हो। मतलब मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि यार जैसी मैं खरीदता हूं मार्केट गिर जाता है और जैसी बेचता हूं मार्केट चढ़ जाता है। बहुत आम शिकायत है ये। और ये जो जैसी मैं खरीदता हूं वाली फीलिंग है ना, यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। डगलस समझाते हैं कि असली समस्या मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं है। तो असली समस्या क्या है? असली समस्या ट्रेडर का परसेप्शन है, उसका नजरिया। मार्केट सिर्फ एक डेटा प्रोवाइडर है। वो बस ये बता रहा है कि इस सेकंड में किसने किस भाव पर खरीदा और किस भाव पर बेचा। मतलब मार्केट का कोई अपना छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब एक ट्रेडर सोचता है कि मार्केट को अब ऊपर जाना चाहिए, तो वो मार्केट पर अपनी इच्छा थोप रहा होता है। और जब मार्केट उसकी इच्छा के खिलाफ जाता है तो उसे लगता है कि मार्केट उसे गलत साबित कर रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर हम इस बात को थोड़ा क्रिटिकली देखें, मान लीजिए कोई कंपनी रातों रात दिवालिया हो गई या दुनिया में कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गया
और मार्केट अगले दिन 20% नीचे खुलता है। गैप डाउन। हाँ, तो ऐसे में सारा दोष ट्रेडर के परसेप्शन का कैसे हो सकता है? मार्केट तो वहां सच में अनप्रिडिक्टेबल तरीके से क्रैश हुआ ना। क्या हम ये कहकर कि सब दिमाग का खेल है, उस असली रिस्क को इग्नोर नहीं करें जो मार्केट में हमेशा मौजूद रहता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब हमें ट्रेडिंग के एक और गहरे सच की तरफ ले जाता है। देखिए, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हाँ, वो तो है। क्रैश होते हैं, ब्लैक स्वॉन इवेंट्स आते हैं, ये सब मार्केट का नेचर है। लेकिन डगलस का पॉइंट ये नहीं है कि आपको इन इवेंट्स को इग्नोर करना है। उनका पॉइंट ये है कि क्योंकि मार्केट इतना अनसर्टेन है, इसलिए आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है उस अनिश्चितता पर आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन। अच्छा, मतलब जब मार्केट गिरता है तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल, जब मार्केट 20% गिरता है तो वो एक न्यूट्रल फैक्ट है। लेकिन उस क्रैश से पहले क्या आपने अपने रिस्क को मैनेज किया था? क्या आपका पोजीशन साइज ऐसा था कि 20% के क्रैश के बाद भी आपका अकाउंट बचा रहे? ये सोचने वाली बात है। एक नौसिखिया ट्रेडर मार्केट को सही या गलत, अच्छे या बुरे के चश्मे से देखता है। वो उम्मीद करता है कि मार्केट सेफ हो। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है, इसलिए वो कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड पर दांव पर नहीं लगाता। मतलब सारा खेल इस बात का है कि आप उस अनिश्चितता को कैसे प्रोसेस करते हैं। अगर नजरिया ही इतना बड़ा फैक्टर है, तो मैं समझना चाहता हूं कि जब एक नया ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर सेम चार्ट को देखते हैं तो उनके दिमाग में बुनियादी फर्क क्या होता है? क्योंकि चार्ट तो दोनों को एक ही देख रहा है ना। बहुत बड़ा फर्क होता है। बुनियादी फर्क उनके ईगो और उनकी आइडेंटिटी का है। ईगो? ट्रेडिंग में ईगो कैसे आता है? देखो, एक नया ट्रेडर अपने हर ट्रेड को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से जोड़ लेता है। अगर उसने रिलायंस का शेयर खरीदा है और वो ऊपर जा रहा है तो वो सिर्फ खुश नहीं होता, वो खुद को दुनिया का सबसे चतुर इंसान समझने लगता है। मतलब उसका ईगो बूस्ट होता है। हाँ, और वहीं अगर शेयर नीचे जाता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं हारा होता, उसे लगता है कि वो व्यक्तिगत रूप से गलत साबित हो गया है, उसका ईगो हर्ट होता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर? इसके बिल्कुल विपरीत। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए कोई भी ट्रेड पर्सनल होता ही नहीं है। वो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना मानता है। उसे पता है कि ये सिर्फ एक नंबर गेम है। तो क्या हम इसे एक मौसम विभाग के अधिकारी, मतलब एक वेदर फोरकास्टर की तरह देख सकते हैं? कैसे, बताइए। जैसे अगर वो अपनी कैलकुलेशंस के बाद टीवी पर आकर कहता है कि आज बारिश होने के 70% चांस है। अब मान लीजिए उस दिन धूप निकल आती है और बारिश नहीं होती। हाँ, ऐसा तो होता ही है। तो वो वेदरमैन घर जाकर रोने नहीं बैठता कि यार बादलों ने मेरे साथ धोखा किया या मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि 70% का मतलब ही ये है कि 30% बार वो गलत होगा। उसका काम सिर्फ डेटा पढ़ना है, मौसम को कंट्रोल करना नहीं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यही वो माइंडसेट है जो एक 99% वाले ट्रेडर को उस 1% वाले एलीट क्लब से अलग करता है। मतलब इमोशंस को अलग रखना। बिल्कुल। वेदरमैन का ईगो उस 70% प्रोबेबिलिटी से नहीं जुड़ा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक इसी लेदर फोरकास्टर की तरह सोचता है। वो जानता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है, भले ही सेटअप कितना भी अच्छा हो। हाँ, आप दुनिया के बेस्ट सेटअप पर ट्रेड ले सकते हैं और फिर भी आपको लॉस हो सकता है। सफल ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास हमेशा सही होने वाला कोई क्रिस्टल बॉल है। हमेशा सही होना तो गणितीय रूप से असंभव है। तो फिर असली प्रोफेशनल कौन है? असली प्रोफेशनल वो है जो प्रोबेबिलिटीज के इस गेम में अपने रिस्क को इतनी खामोशी से मैनेज करता है कि जब वो गलत हो, जो कि वो अक्सर होगा, तो उसे बहुत छोटा सा नुकसान हो। और जब सही हो? और जब वो सही हो तो उसका प्रॉफिट उस छोटे नुकसान से कई गुना बड़ा हो। यार, ये सुनने में तो एकदम परफेक्ट और लॉजिकल लगता है। अगर मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 60% बार चलती है और 40% बार फेल होती है, तो जब वो फेल हो रही हो तो मुझे चुपचाप अपना छोटा सा लॉस बुक करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। थ्योरी में तो यही होना चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, रियल वर्ल्ड में लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? मतलब अगर ट्रेडिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का खेल है, तो लोग स्क्रीन पर लाल रंग देखते हुए भी उस लॉस को काट क्यों नहीं पाते? वो क्यों एक चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं? और यहीं पर डगलस हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे अंधेरी गुफा में ले जाते हैं।
इसका जवाब हमारे उस बेसिक इंस्टिंक्ट में छिपा है जिसे इमोशनल पेन अवॉइडेंस कहा जाता है। इमोशनल पेन अवॉइडेंस मतलब दर्द से बचना। हाँ, भावनात्मक दर्द से बचने की हमारी फितरत। देखिए, हमारा दिमाग इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि वो किसी भी तरह के दर्द या खतरे से हमें बचाना चाहता है। जैसे कोई फिजिकल खतरा। बिल्कुल। हजारों साल पहले ये खतरा कोई जंगली जानवर हो सकता था। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में और खासकर ट्रेडिंग में पैसे का नुकसान होना और खुद का गलत साबित होना हमारे दिमाग के लिए किसी शारीरिक दर्द या मौत के खतरे से कम नहीं है। मतलब दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता। नहीं, हमारा एमिगडाला जो दिमाग का फियर सेंटर है, वो फाइनेंशियल लॉस को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। ओह, मतलब जब ट्रेड हमारे खिलाफ जा रहा होता है तो हमारा दिमाग सच में एक फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। एग्जैक्टली। और इसी डर से बचने के लिए एक ट्रेडर उस लॉस को रियलिटी मानने से ही इनकार कर देता है। वो डिनायल में चला जाता है। हाँ, जब ट्रेड थोड़ा सा नुकसान दिखाता है तो उसे काटना दर्दनाक होता है, क्योंकि लॉस काटने का सीधा सा मतलब है खुद से ये कहना कि मैं गलत था। ईगो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो फिर दिमाग क्या करता है? दिमाग एक भ्रम पैदा करता है। वो कहता है कि थोड़ा और रुकते हैं, शायद मार्केट घूम जाए। वो ट्रेडर असल में मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपने दर्द को पोस्टपोन कर रहा होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसी इमोशनल पेन अवॉइडेंस का नतीजा ये होता है कि जो लॉस शुरुआत में बहुत छोटा था, जिसे आसानी से हंसते हंसते काटा जा सकता था, वो इंतजार करते करते और उम्मीद लगाते लगाते इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा अकाउंट साफ हो जाता है। यार, इस पे मुझे एक बहुत ही आम जिंदगी का उदाहरण याद आ रहा है। कई बार दर्द से बचना या किसी मुश्किल स्थिति में थोड़ा और इंतजार करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैसे मान लीजिए मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, मेरी ट्रेन 15 मिनट लेट है, तो मैं तुरंत वहां से भाग नहीं जाता कि अरे ट्रेन छूट गई। मैं इंतजार करता हूं। थोड़ा और इंतजार करना वहां एक तार्किक और सही फैसला है, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेन आएगी। सही बात है। तो इंसान का ये नेचुरल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो स्टेशन पर या रिश्तों में या किसी प्रोजेक्ट में टिके रहने में हमारी मदद करता है, वही इंस्टिंक्ट ट्रेडिंग में आकर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन क्यों बन जाता है? इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपने जो ट्रेन का उदाहरण दिया ना, वो एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां नियम है, स्ट्रक्चर है और टाइम टेबल है। समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक तय ढांचे पर चलती है। वहां आपके इंतजार करने का एक लॉजिकल बेस है। हाँ, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? मार्केट में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वहां कोई बॉस नहीं है जो आपको बताएगा कि कब काम शुरू करना है और कब रुकना है। कोई रूल्स नहीं है वहां। बिल्कुल। मार्केट किसी नियम से नहीं बंधा है कि अगर वो 100 पॉइंट गिर गया है तो उसे वापस बाउंस करना ही पड़ेगा। मार्केट की डिक्शनरी में उचित या अनुचित जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। मतलब मार्केट इस बात की परवाह नहीं करता कि मैंने उस ट्रेड में कितनी उम्मीदें लगा रखी हैं या मैं कितनी देर से स्टेशन पे खड़ा हूं। बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब हमारा दिमाग आम जिंदगी के उस इंतजार करने वाले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रेडिंग के बिना स्ट्रक्चर वाले माहौल में लगाता है तो तबाही मच जाती है। क्योंकि दोनों दुनिया अलग हैं। हाँ, आम जिंदगी में चीजें अक्सर वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं, लेकिन मार्केट में एक गिरता हुआ स्टॉक 0 तक जा सकता है। 0 तक? वो सच में डरावना है। जब आप उस लाल स्क्रीन को देखकर थोड़ा और होल्ड करने का फैसला करते हैं, तो वो पल होता है जब आपका सारा अनुशासन टूट चुका होता है। आप बस जुआ खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। आप किसी स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ एक गैम्बलर बन चुके होते हैं जो अपनी किस्मत के भरोसे बैठा है। आप दर्द से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि दर्द से बचने की यही कोशिश आपको सबसे भयानक आर्थिक और मानसिक दर्द की तरफ धकेल देती है। और प्रोफेशनल ट्रेडर इस बात को समझता है। हाँ, प्रोफेशनल ट्रेडर इस ट्रैप को समझता है। वो गलत साबित होने को अपनी पहचान से नहीं जोड़ता। वो बस इसे बिजनेस का एक छोटा सा खर्च मानता है, जैसे किसी दुकान का बिजली का बिल। तो अगर हमारी अपनी बायोलॉजी, हमारा खुद का दिमाग ही इस तरह से वायर्ड है कि वो हमें ट्रेडिंग में बर्बाद कर दे, तो रास्ता क्या है? मतलब कोई अपनी डीएनए से तो नहीं लड़ सकता ना? इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को बाईपास करके एक नया माइंडसेट कैसे बनाया जाए? यहीं पर डगलस की किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा आता है, डिसिप्लिन का विकास और माइंडसेट की रीप्रोग्रामिंग। हम अपना डीएनए नहीं बदल सकते, ये सच है,
लेकिन हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। बिलीफ सिस्टम को बदलना, वो कैसे होगा? सबसे पहले एक ट्रेडर को अपने अंदर गहराई में बैठे इस विचार को उखाड़ कर फेंकना होगा कि मुझे हर ट्रेड जीतना है या मुझे मार्केट की अगली चाल पता होनी चाहिए। मतलब मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश छोड़नी होगी। एकदम। जब तक आप मार्केट से कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं, आप कभी अनुशासित नहीं हो सकते। आपको ये अपने पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करना होगा कि लॉस होना ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। एक नॉर्मल चीज है। हाँ, जिस तरह सांस लेना और छोड़ना दोनों जरूरी हैं, वैसे ही प्रॉफिट और लॉस दोनों ट्रेडिंग साइकिल का हिस्सा हैं। जिस दिन ये बात दिमाग में गहराई तक बैठ जाती है, मार्केट से लड़ने की वो जो अंदरूनी चाहत होती है ना, वो खत्म हो जाती है। पर यार, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। मतलब डिसिप्लिन शब्द सुनने में बहुत फैंसी लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने मॉनिटर के आगे स्टिकी नोट्स पर नियम लिख लिए हैं, जैसे मैं ओवरट्रेड नहीं करूंगा, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो वो डिसिप्लिन्ड हो गए। हाँ, ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर जब लाइव मार्केट चलता है तो वो सारे स्टिकी नोट्स धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि असली डिसिप्लिन सिर्फ कागज पर नियम लिखना नहीं है। तो फिर क्या है? असली डिसिप्लिन है हर स्थिति में उन नियमों पर टिके रहने की क्षमता। और ये क्षमता रातों रात नहीं आती। ये कोई स्विच नहीं है जिसे आपने बस ऑन कर दिया। डगलस कहते हैं कि डिसिप्लिन एक लंबी प्रोसेस है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। इसे मैं जिम जाने से रिलेट कर सकता हूँ। अच्छा, कैसे? जैसे अगर मैं पहले दिन जिम जाऊं और सोचूं कि आज ही 100 किलो की बेंच प्रेस मार लूंगा, तो जाहिर है मैं अपनी हड्डियां तोड़वा कर ही लौटूंगा। मुझे पहले दिन 5 किलो से शुरुआत करनी पड़ेगी, अगले दिन दर्द होगा, फिर भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मेरी फिजिकल मसल्स बनेंगी। बिल्कुल। तो क्या ट्रेडिंग में भी हमें इसी तरह अपने दिमाग में डिसिप्लिन की मसल्स बनानी पड़ती हैं? बहुत ही सटीक तुलना है। डिसिप्लिन की मसल्स बिल्कुल वैसे ही बनती हैं। और इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है हर ट्रेड से पहले अपने रिस्क को पूरी तरह से डिफाइन करना। ट्रेड में एंटर करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है और सबसे जरूरी आपका स्टॉप लॉस क्या है। पर ये सब पहले से तय क्यों होना चाहिए? लाइव मार्केट में क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि जब आप ट्रेड में नहीं होते, तब आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होते हैं। आपका दिमाग सही फैसले ले सकता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं और आपका पैसा दांव पर लगता है, ओहो, तब दिमाग का वो फाइट या फ्लाइट वाला एमिगडाला एक्टिव हो जाता है और सारा लॉजिक खिड़की से बाहर चला जाता है। एग्जैक्टली। ट्रेड में घुसने के बाद आपका आईक्यू आधा रह जाता है। अरे बाप रे। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी चलते हुए ट्रेड के बीच में फैसले नहीं लेता। उसने जो ठंडे दिमाग से पहले प्लान बनाया था, बस एक रोबोट की तरह उसे एग्जीक्यूट करता है, बिना किसी इमोशन के। हाँ, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बिना किसी इमोशन, बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेड काट देता है। वो कोई दूसरी राय नहीं लेता, वो उम्मीद नहीं करता, वो बस एग्जिट करता है और अगले ट्रेड की तरफ बढ़ जाता है। इस पूरी चर्चा ने ना सच में एक आईने की तरह काम किया। यस। अगर हम इस पूरी डीप डाइव के सार को देखें, तो एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है, वो ये कि मार्केट में कोई मैजिक वॉन्ड, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप दुनिया के बेहतरीन सेटअप्स खोज सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो सारे सेटअप्स किसी काम के नहीं है। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। बहुत सही कहा आपने। आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आप अपने डरों, अपनी उम्मीदों और अपने इमोशनल पेन अवॉइडेंस वाले स्वभाव पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग अचानक से एक तनावपूर्ण संघर्ष से बदलकर एक शांत प्रक्रिया बन जाती है। और यही द डिसिप्लिन ट्रेडर का अंतिम लक्ष्य है। मार्केट से डरना बंद करें और खुद पर भरोसा करना शुरू करें कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने नियमों का पालन करेंगे। बहुत ही गहरी बात है। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है। एक ऐसा सवाल जो ट्रेडिंग की इस दुनिया से निकलकर हमारी असल जिंदगी की जड़ों तक जाता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? हमने अभी देखा कि ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना अनियंत्रित दिमाग है। हमारी वो फितरत जो हमें दर्द से बचाना चाहती है, यानी इमोशनल पेन अवॉइडेंस। राइट। उस दर्द से बचने के लिए हम हार मानकर निकलने के बजाय एक नुकसानदायक ट्रेड को कसकर पकड़े रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ स्क्रीन पर चल रहे लाल और हरे नंबर्स तक ही सीमित है, या फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही कर रहे हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है ना? चाहे वो कोई ऐसा करियर हो जिसमें आप कोई ग्रोथ नहीं बची
और जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत पहले टूट चुका है, लेकिन हम उसे सिर्फ इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि उसे खत्म करने का सच स्वीकार करना बहुत दर्दनाक होगा। दर्द से बचने की वही कोशिश। बिल्कुल। क्या हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों में भी अपने लॉस को स्वीकार करने से इतना डर रहे हैं कि हम उस नुकसान को होल्ड करके बैठे हैं, इस अंधी उम्मीद में कि शायद किसी चमत्कार से एक दिन सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? ये सच में एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। शायद ट्रेडिंग सिर्फ एक बहाना है, एक शीशा है जो हमें हमारी अपनी असलियत दिखाता है। तो दोस्तों, इस विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने लॉस को पहचानिए, चाहे वो मार्केट में हो या जिंदगी में।